जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। तो जैसा कि आप सभी को विदित है, पे कमीशन की कमेटी का डेट यानी अप्रैल में पे कमेटी सीपीसी की का गठन हो जाएगा और सभी डिपार्टमेंटों ने अपना अपना टीओआर दे चुके, केवल डिफेंस को छोड़कर। लेकिन जेसीओ जवान अपना, चाहे आंदोलन के तरीके से हो या किसी और तरीके से, अपनी आवाज को बुलंद रखें, सरकार तक पहुंचाएं, दबाव बनाएं, ताकि वो सभी विसंगतियां दूर हो सके। और मैं के एस परिहार, प्रवक्ता गौरव सेनानी होने के नाते, गौरव सेनानी लेटर हेड पर गवर्नमेंट को विसंगतियों के बारे में, सुझाव के बारे में लिखा भी जाएगा और मिलने का समय भी मांगा जाएगा। और वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पर कि वो हमें समय देते हैं या नहीं, और डिपेंड करता है पूर्व सैनिकों के दबाव पर कि वो ईएसएम यानी एक्स मैन के रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव की एक टीम एमओडी में भारत सरकार को, सीपीसी कमेटी को मिलने का मौका दें, समय दें, ताकि हम अपनी बात को अच्छी प्रकार से, स्ट्रांगली, पूरी दलील के साथ वहां पर रख सकें। लेकिन जैसा भी है, आप सबको विदित होना चाहिए कि पे कमीशन की 3 मुख्य स्तंभ हैं पे कमीशन का, जिसकी वजह से 7th सीपीसी में भी कुछ खास नहीं मिला, क्योंकि ग्रेड को मर्ज करके वेतन लेवल और नीचे गया, क्योंकि ग्रेड की फिक्सेशन में वहां पर गलती हुई है। और जब भी ग्रेड की फिक्सेशन के बारे में दलील दी गई, वहां पर यह कहा गया कि फैक्टराइज मल्टी सर्विस पे के साथ कर देने से इक्वल टू काउंटर पार्ट हो गए हैं। लेकिन ये दलील अधिकारियों को क्यों नहीं दी? मेरा कहने का मतलब है, यदि एक लेफ्टिनेंट साहब पे बैंड 3 लेवल 10 से शुरू होते हैं, उनका बेसिक 56,100 है, तो उनके और साथ में मिलिट्री सर्विस पे 15,500 है, तो क्या वो अपने काउंटर पार्ट से 15,500 कम लेते हैं तब फैक्टराइज होते हैं? ये कुत्सित दलील, बेढंगी दलील जेसीओ जवानों के संदर्भ में दी गई है। 7th सीपीसी में बहुत बार उसके रेफरेंस दिखा चुका हूं। तो जो मैं एनोमलीज बना रहा हूं उसकी बात करते हैं। 3 मुख्य स्तंभ, ग्रेड, एमएसपी और एमएसीपी। पहले ग्रेड की बात करने से पहले, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने जो प्रस्ताव रेलवे अब्लिक अन्य यूनियनों ने रखा है कि 2.86 का फैक्टर, मुझे लगता है फैक्टर 2.86 शायद ही गवर्नमेंट दे, क्योंकि उसके लिए डी 100% क्रॉस होना चाहिए, तब वो फैक्टर लगता है 2। 100% मीन्स बेसिक का दुगुना। जब तक पे कमीशन आउट होगा तब तक शायद डी 63/65% ही होगा। तो बाकी का गवर्नमेंट 35% अगर पे बढ़ाना चाहती है तो 2 का फैक्टर देगी या थोड़ा इससे ऊपर, वो तो कयास है और वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन जिस प्रकार से 7th सीपीसी में दिया गया, खास फैक्टर रहने वाला नहीं है। लेकिन उस फैक्टर से जरूरी है कि अपग्रेडेशन के बाद ही फैक्टर लगे। जैसे सिपाही का वेतन पे बैंड 1 लेवल 3 21,700 को यदि 2 से गुणा करेंगे, यानी 2 का फैक्टर, तो बेसिक हो जाएगा 43,400। इसी प्रकार से मर्जर अगर उनको लेवल 4 में कर दिया जाता है, जिस प्रकार से अन्य सीसीएस के एम्प्लॉयर्स की रिकमेंड जा रही कि 1 से 6 लेवल को मर्ज किया जाए, तो सेना की तरफ से भी यही होना चाहिए कि जब 7th सीपीसी में बहुत सारे ग्रेडों को अपग्रेड किया गया, लेकिन सैनिकों को, जेसीओ जवानों को खासकर, उनका सर्विस लेंथ ऑफ सर्विस छोटी है, तो इस प्रकार से कॉम्पैक्ट क्यों ना किया जाए, ताकि ऊंचे वेतनमान से शुरू हो और जब पेंशन में रिटायर हो उनको एक बेहतर बेसिक मिले, जिसका आधा पेंशन हो, ताकि ओआरओपी रिवीजन में भी पेंशन अच्छी बने। तो अगर 25,500 यानी नैक की जगह सिपाही को शुरू करते हैं देसी भाषा में, तो उस पर 2 का फैक्टर लगाते हैं, तब वो 51,000 हो जाएगा, यानी कि 8,000 लगभग का फर्क बेसिक में हो जाएगा। इसी प्रकार एमएसपी को अगर दुगुना करते हैं तो केवल 10,400 होगा। लेकिन एमएसपी इक्वल अब्लिक इक्विवेलेंट, मुझे लगता कि इक्वल करेंगे। आप लोगों की क्या राय है वो आप जाने, लेकिन जैसा मुझे लगता है, दलील ये दे सकते हैं कि जब एवरी रिस्क फैक्टर 70% है, तो मिलिट्री सर्विस पे ठीक 1/3 क्यों है? क्योंकि वो ये आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है, यानी पेंशन में भी शामिल होता है, इसलिए ठीक उसे 1/3 किया गया। क्योंकि डिफेंस को बहुत ज्यादा खर्च गवर्नमेंट देना नहीं चाहती है। यदि आप 97% को, यानी 97 लोगों को 10 रुपया बढ़ाओगे तो होगा 970, और 3% को आप
100 बढ़ाओगे तो हो जाएगा वो क्यों मात्र 300, यानी कि 10 गुना बढ़ाने के बाद भी 1/3 खर्च कम आता है। गवर्नमेंट की जेब से पैसा निकालना, और डिफेंस पर पीयर रक्षा क्षेत्र है, सुरक्षा ही देश का भविष्य है। जब सुरक्षा नहीं होगा तो बाकी चीजें यूक्रेन बन जाएंगी। लेकिन देना गवर्नमेंट चाहती नहीं, क्योंकि कमाओ सस्ता नहीं है, नॉन प्लान बजट होता है डिफेंस, ये मुख्य कारण है। इसके लिए दबाव की जरूरत है। और यदि यहीं पर मिलिट्री सर्विस पे में जैसा मैं कह रहा था, यदि 70% करते हैं तो एमएनएस के बराबर हो जाएगा। 10,800 का 2 गुना तो कम से कम वो हो जाएगा आपका 21,600। तब जा करके आप यानी जेसीओ जवानों का बेसिक कॉम्पैक्ट वेतन वास्तव में कॉम्पैक्ट रहेगा और एक अच्छे वेतनमान पर शुरू होंगे। यदि यहीं पर नैब सुधार का उदाहरण दिया जाए तो 35,400 यानी नॉन गजेटेड पे स्केल लेवल 6 जो है वो 70,800 हो जाएगा 2 के गुणांक से। और यदि उसी को अपग्रेड एक्चुअल ग्रेडेड एज लाइक सेक्शन ऑफिसर इन डिफेंस सेक्रेटरीट सर्विसेज, जो उनका एक्चुअल बनता है गजेटेड ग्रेड बी लोवेस्ट, तो वो तब हो जाता है 47,600 लेवल 8 पेमेंट 2, तब होता है 95,600। और इसी प्रकार से मिलिट्री सर्विस पे का बता ही दिया है। और आगे पहला यानी कि ग्रेड अपग्रेडेशन हो तब फैक्टर लगे, मिलिट्री सर्विस पे 70% मिनिमम हो, पहले तो बराबर हो तब उसका फैक्टर लगे। और MACP सबसे बड़ा धोखा, शॉर्ट टर्म ऑफ सर्विस के लिए एक अच्छा टूल माना गया था ताकि एक अच्छे वेतन के इंड में रिटायर हो, लेकिन वैसा हुआ नहीं। सिपाही नायक जिनकी संख्या 60%, वो तीसरी MACP लेते ही नहीं है। और अधिकारियों को 4 टाइम स्केल दिए गए हैं, 13 में लेफ्टिनेंट कर्नल और 24 में कर्नल, 24 के बाद। तो इसी प्रकार हम लोगों के भी 6, 12, 18, 24 होने चाहिए, जो मैंने संदर्भ रेफरेंस सहित 7th CPC का MACP के दौरान इसी विजय पथ पर डाला है, आप लोग देख सकते हैं। तो 4 MACP होने चाहिए। 24 में सूबेदार MSP पर जब एक जवान रिटायर होगा तो अंतिम अपना जो 24 इंडेक्स जो देते हैं, तो उस इंडेक्स के अपर लेवल तक पहुंच सकता है, जिससे अच्छी बेसिक और अच्छा पेंशन बनेगी। और OROP जब भी आएगी तो इस प्रकार की विसंगतियां नहीं आएंगी। लेकिन इसमें ध्यान ये रहे, जिस प्रकार से SO सेक्शन ऑफिसर आफ्टर 4 ईयर अपग्रेड क्लास A चले जाते हैं, तो फिर नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर के लिए कौन सी अलग सी पॉलिसी है। जवान कम से कम 4 ACP लेते हैं, अच्छी बात है, तो उनके लिए कम से कम अपग्रेडेशन फैक्टर होना चाहिए। SO 4 साल में अपग्रेड होते हैं, तो GSO 3 साल होने चाहिए, क्योंकि नौकरी कम है। GSO की नौकरी SO के बराबर 40 साल 35 साल नहीं करेंगे वो, इसलिए उनको भी अपग्रेड क्लास A कर देना चाहिए। कहने का मतलब एक जवान पेमेंट 1 में शुरुआत हुई और पेमेंट 2 में मिनिमम रिटायर, GCO पेमेंट 2 में शुरू होते हैं और पेमेंट 3 में रिटायर होने चाहिए। ऑफिसर्स पेमेंट 3 में आते हैं और 13 साल में पेमेंट 3 को छोड़कर 4 में चले जाते हैं। अच्छी बात है, पॉलिसी बढ़िया है, लेकिन केवल उनके लिए उसी के अकॉर्डिंग, उसी रेशो में हम लोगों के पॉलिसी को भी ऊपर अगर खींचा गया तो कोई विसंगति, कोई शिकायत नहीं रह जाएगी। सेना में मनमुटाव और मन में कसक भी नहीं रह जाएगी, इज्जत ही मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, यदि हम लोगों के बारे में भी कुछ सोचा गया तो। इसी प्रकार से अन्य विसंगतियां जैसे ऑर्डिनरी पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन है, फैमिली पेंशन है। ऑर्डिनरी पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट किसी भी रैंक को नहीं मिलती, खाली ऑर्डिनरी पकड़ाते हैं, पार्ट ऑर्डर आता है, मिलता कुछ नहीं है। डिसेबिलिटी पेंशन स्लैब होना चाहिए, स्लैब ना कि परसेंटेज, नहीं तो जिसका बेसिक कम होगा वो तो मारा जाएगा। फैमिली पेंशन न्यूनतम सिपाही की स्केल से नीचे नहीं होना चाहिए। और इसी प्रकार से पेंशन फैक्टर ORP 3 के अपग्रेडेशन फैक्टर जरूर लगाना चाहिए, और ताकि अपग्रेडेशन माने जो जहां पर है, और सिपाही का अपग्रेडेशन फैक्टर लगाते हैं तो नायक के पेंशन का अगर गुणांक करते हैं तो अच्छी पेंशन मिलेगी, लेकिन उसी से ORP 3 से भी करते हैं तो फैक्टर बराबर होना चाहिए, कहीं पेंशन फैक्टर कम ना कर दिया जाए। और जब भी ORP होगी तो इस नए पे स्केल के आधार पर वो खुद ही उनकी जगह पर आ जाएंगे। इसके अलावा आखिरी DGR पॉलिसी, जैसे कि सिपाही को चौकीदार ना लगना पड़े। यहीं पर प्रेम मगर टी गार्डन है, 12 घंटा काम ले रहे हैं और 12,000 तनख्वाह भी दे रहे हैं। मैं सिक्योरिटी कंपनी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं,
लेकिन ये डीजीआर पॉलिसी और सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी, केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी में भी संशोधन होना चाहिए कि यदि एक हवलदार जी कहीं पर सेकेंडरी जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो उसका वेतन मिनिमम सिपाही के वेतन से प्रोटेक्ट तो होना ही चाहिए, पहले तो उसी ग्रेड पर प्रोटेक्ट होना चाहिए। और जीसीयू का वेतन मिनिमम नैब सुधार वेतन पर प्रोटेक्ट होना चाहिए। प्राइवेट संस्थाओं में भी एक मिनिमम वेतन से नीचे कोई नहीं आना चाहिए, जैसा कि 14,000 की बात कर रहा हूं कि इतना पकड़ा दो, काम ले लो 12 घंटा। तो इन सब चीजों में सुधार के अलावा अन्य विसंगतियों के बारे में आप लोग सुझाव दें, ताकि गौरव सेनानी लेटर हेड पर और इसी प्रकार आप अपने अपने संगठनों के लेटर हेड पर भारत सरकार को पत्र लिखें, मिलने का समय मांगे, सही दलील के साथ वहां पर जाएं, ताकि हम लोगों की बात मान ली जाए और एक बेहतरीन संशोधित, कॉम्पैक्ट, आकर्षक और एक शॉर्ट सर्विस के लिहाज से एक बेहतरीन पे स्केल जवानों को मिले और एक अच्छी पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिले, और रिटायरमेंट आने के बाद शॉर्ट सर्विस के बाद जो सेकेंडरी जॉब है उसमें इज्जत के साथ, बेहतरी के साथ काम मिल सके और इस प्रकार से सड़कों पर जवानों को आने की नौबत ना हो, ये देखना भारत सरकार का भी काम है और ऐसा होना भी चाहिए। देश के हित के लिए, सैनिकों के हित के लिए, खुद के सम्मान के लिए, देश के सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए, हर चीज के लिए ये बहुत जरूरी है। और इस संदर्भ में आप लोगों की क्या राय है, आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बने रहें परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।